Hello everyone, myself Shikha Chandral and I am tutor at Shren Group Mandla. Today I will explain about trends in pediatric nursing. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं. ट्रेंड्स एक तरीके का बदलाव है, इम्प्रूवमेंट है. हर एक फील्ड में समय के साथ टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ जो ट्रेंड्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो होते रहते हैं हर एक फील्ड में. वहीं अगर हम अपने साइंस की, मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स टाइम टाइम पे होते रहते हैं, जिससे कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए इजी हो जाती हैं. वहीं अगर हम पीडियाट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है. जैसे जैसे कि साइंस में टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, ट्रीटमेंट इजी होते जा रहा है, वैसे ही होने वाली डिजीज़ की जो कंसिस्टेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रही है. तो वही अगर हम पीडियाट्रिक फील्ड में देखें तो यहाँ पर भी बच्चों में डिजीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या पे हैं. उसके लिए जो क्या होता है, पीडियाट्रिक नर्स होती हैं, उनके सामने चैलेंजेस आने लगते हैं बच्चों को ट्रीट करने के लिए. सो उन्हीं चैलेंजेस को कम करने के लिए चाइल्ड्स एंड उनकी फैमिली को इजी एंड कंफर्टेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए समय के साथ इन ट्रेंड्स को बदला जाता है, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो इजी से इजी किया जा सके. सो ट्रेंड्स एक तरीके का बदलाव है. जो पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो मेडिकल केयर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, उनमें जो होने वाले बदलाव हैं, या कहना चाहिए उनमें जो होने वाले बेनिफिट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में अभी हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेंड्स हैं जो चेंज हुए हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में. सो फर्स्ट है एट्रोमेटिक केयर. एट्रोमेटिक केयर मीन्स होता है ऐसी केयर जिसमें किसी भी हमारी बॉडी मीन्स चाइल्ड की बॉडी में किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है. किसी भी टिश्यू इंजरी किए बिना उसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको केयर प्रोवाइड की जाती है, तो उसे एट्रोमेटिक केयर कहा जाता है. सेकेंड है कॉस्ट कंटेनमेंट. कॉस्ट कंटेनमेंट का मीन्स होता है कम से कम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना कॉस्ट कंटेनमेंट कहलाता है. मीन्स ट्रीटमेंट का जो लेवल है वो अच्छा हो, ट्रीटमेंट एकदम इजी और फाइनेंशियली सपोर्ट के बेस पे हो, और जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, उसे कॉस्ट कंटेनमेंट कहते हैं. थर्ड है प्राइमरी नर्सिंग. प्राइमरी नर्सिंग के अंतर्गत ऐसी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है जिसमें सिर्फ एक नर्स 24 आवर्स किसी पेशेंट को या पेशेंट के स्मॉल ग्रुप को ऑल टाइप की केयर प्रोवाइड करती है. एक नर्स 24 आवर्स मीन्स कंटिन्यूसली. जब एक नर्स किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाइल्ड की बात करें या एक स्मॉल ग्रुप की बात करें, तो जब एक नर्स कंटिन्यूटी पे किसी ग्रुप को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है तो उसे प्राइमरी नर्सिंग कहा जाता है. फोर्थ वन इज केस मैनेजमेंट. केस मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आता है कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी केस को मैनेजमेंट करना, उस तरीके की स्किल्स सिखाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो फैमिली होती है उन्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना कम कॉस्ट पे, ये केस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट है फैमिली सेंटर्ड केयर. जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उन्हें एकदम फैमिली वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि फैमिली से बच्चों को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है. दैट्स वाई अगर हम उन्हें फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेट हो सकते हैं. इसलिए फैमिली सेंटर्ड जो केयर होती है उसे इम्प्रूव किया गया है, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी ट्रीट किए जा सकें और रिहैबिलिटेट किए जा सकें. नेक्स्ट है हाई टेक्नोलॉजी केयर. हाई टेक्नोलॉजी केयर पहले बच्चों की फील्ड में, पीडियाट्रिक फील्ड में नहीं होती थी, लेकिन अब होती है. इससे बच्चों का जो ट्रीटमेंट है उससे करने में आसानी होती है. पीडियाट्रिक नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वे है बच्चों को ट्रीट करने का, क्योंकि जब हम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बच्चों की ट्रीटमेंट में तो उसमें समय कम लगता है और ट्रीटमेंट जल्दी होता है. तो ये पीडियाट्रिक नर्स चाइल्ड और चाइल्ड की जो फैमिली होती है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. नेक्स्ट वन इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मीन्स होता है
जब तक हमें किसी डिजीज़ का एविडेंस ना मिले हमें बच्चों को ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उस ट्रीटमेंट का उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। इसलिए जब तक हमें किसी डिजीज़ का एविडेंस नहीं मिल जाता है, साइन सिम्टम्स के बेस पे हमें बच्चों का को ट्रीट करना चाहिए, ताकि उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट ना देखने पड़े। नेक्स्ट है चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली सेंटर्ड केयर जो है उसमें फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम वहीं चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट की बात करें तो बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, अपने ही एज के लोगों के साथ खेल सके, उन्हें डर ना लगे, किसी से हेजिटेट ना हो, उस तरीके का एनवायरनमेंट उसे उन्हें प्रोवाइड करना। सो ये सारे 8 ट्रेंड्स थे जो मॉडर्न एज में पीडियाट्रिक नर्सिंग में आए हुए हैं। तो इन्हीं को हम आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एट्रोमेटिक केयर। जैसा कि मैंने बताया था, एट्रोमेटिक केयर मीन्स होता है बिना किसी सर्जिकल प्रोसीजर या टिश्यू इंजरी के ट्रीट करना, एट्रोमेटिक केयर कहलाता है। तो इस केयर के अंतर्गत हमें क्या करना होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें कभी कभी कोई बीमारी नहीं होती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो मेंटली हरास होते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को, और अगर उनकी फैमिली भी ये चीज़ें फील करती हैं, तो हमें बिना किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के उन्हें ट्रीट करना होता है। वो हम उन्हें काउंसलिंग देकर, उनका रिक्रिएशन करके, और हम उन्हें एट्रोमेटिक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसी केयर आती हैं जिसमें हम बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, और जो भी स्ट्रेस और जो भी डिप्रेशन उनकी फैमिली और जो बच्चे फील कर रहे होते हैं उसे हमें कम करना होता है, उसे एलिमिनेट करना होता है। ऐसी केयर एट्रोमेटिक केयर कहलाती है। इसके अंतर्गत हम ना सिर्फ बच्चों को ट्रीट करते हैं बल्कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी ट्रीट करते हैं। बिकॉज अगर बच्चा डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, या साइकोलॉजिकल उसे किसी चीज़ का कंप्रेशन होता है, तो ना सिर्फ बच्चा बल्कि उसकी फैमिली भी सफ़र कर रही होती है। इसलिए ये जो ट्रीटमेंट है इसमें हमें फैमिली और चिल्ड्रन दोनों को ट्रीट करना होता है, एंड दोनों को केयर प्रोवाइड करनी होती है, ताकि इन सब चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सके और बच्चा एक फिट मेंटली माइंड के साथ आगे सरवाइव कर सके। तो इसके जो पर्पस हैं उनमें फर्स्ट है प्रिवेंट और मिनिमाइज द चाइल्ड सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। प्रिवेंट करना है हमें चाइल्ड सेपरेशन को फैमिली से। कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चों को उनकी फैमिली से अलग रहना पड़ता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, तो उस चीज़ों को हमें रोकना है। सेकेंड है प्रमोट अ सेंस ऑफ कंट्रोल। बच्चों के अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल को प्रमोट करना है। कभी कभी किसी किसी बच्चों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है। अगर वो किसी जिद पर हैं और उन्हें पूरा नहीं किया गया तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें कम करना है, एलिमिनेट करना है बच्चों के अंदर से, और उनकी जो सेंस ऑफ कंट्रोल है उसे प्रमोट करना है, ताकि वो उसके द्वारा अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकें। थर्ड वन इज प्रिवेंट और मिनिमाइज द बॉडीली इंजुरी एंड पेन। बच्चों के अंदर जो इंजुरी होती है खेल के समय, या मेंटली इंजुरी या फिजिकल इंजुरी किसी भी प्रकार की, उसे प्रिवेंट करना है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम उन्हें किसी भी प्रकार की इंजुरी और पेन हो। क्योंकि अगर इस टाइप की कोई इंजुरी या पेन होती है तो कहीं ना कहीं टिश्यू और सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, जिससे बच्चे और ज़्यादा हार्म होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को प्रिवेंट करना भी एट्रोमेटिक केयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंटेनमेंट। कॉस्ट कंटेनमेंट मीन्स स्टैंडर्ड जो है ट्रीटमेंट का वो हाई होना चाहिए, और जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। कम कॉस्ट में भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना कॉस्ट कंटेनमेंट कहलाता है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्म अ प्रोजेक्ट विद इन प्री प्लान्ड बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स। मीन्स ट्रीटमेंट हमें प्री प्लान रखना चाहिए, और जो कॉस्ट है प्री प्लान रखना चाहिए। अगर हम ऑन द स्पॉट कोई ट्रीटमेंट करते हैं, या ऑन द स्पॉट अगर हम कोई प्रोसीजर करते हैं, तो उसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर हम कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो अगर हम उसे प्री प्लान करके करेंगे, प्री प्लान अगर हम बजट बनाकर चलेंगे, तो वहाँ पर कॉस्ट कम रहता है, और जो स्टैंडर्ड हो जाता है ट्रीटमेंट का वो हाई हो जाता है। सेकेंड इज it helps keep costs down to only necessary and intended expenses in order to satisfy financial targets.
अगर हम प्लानिंग के साथ कोई ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट का की भी प्लानिंग एंड बजट की भी प्लानिंग अगर हम प्री रखते हैं, पहले से कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है वो लिमिट तक का होता है, जो ज़रूरी है वही होता है। अदरवाइज कोई भी कॉस्ट जो फैमिली है उसे नहीं उठानी पड़ती, और जो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन है वो भी हो जाता है फैमिली को, और जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हाई रहता है। थर्ड वन इज इट कैन बी अचीव्ड इन अ हॉस्पिटल बाय फॉलोइंग। और ये हॉस्पिटल जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं उसके थ्रू इन चीज़ों को किया जा सकता है, कि जो बजट है और जो ट्रीटमेंट है उसे प्री प्लान करना, कॉस्ट को नेसेसरली रखना, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना, ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा फॉलोइंग स्टेप्स से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिड्यूस करना है किन चीज़ों को, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन को, हॉस्पिटल में होने वाला जो खर्च है उसे कम करना है, मॉर्टेलिटी रेट्स जो बच्चों में होने वाली डेथ रेट है उसे कम करना है, हॉस्पिटल स्टे को कम करना है, कम से कम ज़रूरत पड़े बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट रखने की, अननेसेसरी हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रखना, हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। बिकॉज अगर हॉस्पिटल में बच्चे रहते हैं तो उनका जो खर्चा है, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशंस कम करना है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे तो अगेन से ट्रीटमेंट करना होगा और उससे कॉस्ट बढ़ेगा। दैट्स वाई कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है। उसके बाद हमें इंक्रीज करना है किस चीज़ को, फैमिली सेटिस्फेक्शन को। फैमिली सेटिस्फेक्शन को स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड लेसर कॉस्ट के थ्रू हम फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूटिव एंड साइंटिफिक केयर टू पेशेंट एंड फैमिली को ऐसी केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट और फैमिली को एकदम जो नॉर्मल सहज केयर होती है वो प्रोवाइड करनी है, जो पेशेंट और फैमिली दोनों को समझ में आनी चाहिए। हमें कोई हाई स्टैंडर्ड की कोई केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का है, उनके अंदर उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते नहीं हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग केयर। जो नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं और जो नर्सिंग केयर है उन्हें डुप्लीकेट करने से हमें बचना है, क्योंकि अगर हम उन्हें डुप्लीकेट करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक बार की नर्सिंग केयर में जो कॉस्ट है, अगर उसे डुप्लीकेट करते हैं तो दोबारा से वही कॉस्ट आता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए, एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पेशेंट एंड उसकी फैमिली की जो कॉस्ट है उसे हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी नर्सिंग। मैंने जैसा कि बताया था, प्राइमरी नर्सिंग एक ऐसी नर्सिंग केयर है जिसके अंतर्गत एक नर्स 24 आवर्स मींस कंटिन्यूटी में किसी पेशेंट को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करती है कंटिन्यूटी में। तो सो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 24 hours responsibility and accountability by one nurse for the care of a small group of patient is possible with primary nursing। एक ही नर्स के थ्रू कंटिन्यू 24 आवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ किसी पेशेंट को ट्रीट करना प्राइमरी नर्सिंग कहलाता है। प्राइमरी नर्स इज essentially on call all the time and arrange coverage when away। जो प्राइमरी नर्स होती है वो ऑल टाइम प्रेजेंट होती है एट द फ्रंट ऑफ पेशेंट एंड पर्टिकुलर वो जिस ग्रुप को ट्रीट कर रही है उसके सामने ऑल टाइम प्रेजेंट होती है, एंड एनी इमरजेंसी एंड जो सिचुएशंस होती हैं इमरजेंसी की, वहाँ पर वो तुरंत एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स द प्राइमरी नर्स प्रोवाइड टोटल केयर फॉर द पेशेंट। और जब वो वर्किंग आवर में होती है मीन्स 24 आवर्स, तब उसे टोटल केयर प्रोवाइड करनी होती है। टोटल जितनी भी केयर्स होती हैं पेशेंट को, जिन जिन केयर की ज़रूरत होती है वो सारी केयर एक नर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। An integral responsibility of primary nurse is to establish clear communication between the patient, the doctor and associate nurse and other team member। ये उस प्राइमरी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो डॉक्टर्स हैं और जो अदर प्रोफेशनल्स हैं जो उसके साथ वर्क कर रहे हैं उन्हें क्लियर कम्युनिकेट कर सके। अगर वहाँ पर 2-3 नर्सेज आपस में कोऑर्डिनेट करके रहेंगी तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, डाटा शेयर करने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बट अगर एक प्राइमरी नर्स अगर वहाँ पर वर्क करती है तो कम्युनिकेशन जो होता है डॉक्टर, पेशेंट की फैमिली एंड
अदर प्रोफेशनल्स के साथ, तो वो एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होता है। सो ये इसका प्रॉफिट है प्राइमरी नर्स का कि अगर एक ही नर्स ट्रीट करती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलत फहमी क्रिएट नहीं होती है, और कम्युनिकेशन क्लियर होता है, ट्रीटमेंट क्लियर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने किस टाइम पे किस पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट है केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट मीन्स कम कॉस्ट में पेशेंट को सेटिस्फाई करना, फ्रेगमेंटेशन को कम करना केस मैनेजमेंट में आता है। सो केस मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड एन अप्रोच टू कोऑर्डिनेट केयर एंड कंट्रोल कॉस्ट। केयर कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, नेसेसरली केयर होनी चाहिए, और जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में होना चाहिए। उस सिचुएशन को कहा जाता है केस मैनेजमेंट। जैसा कि लिखा हुआ है, केस मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड एज एन अप्रोच टू कोऑर्डिनेटेड केयर। केयर जो है वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए पेशेंट, फैमिली एंड उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ, और जो उनका कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। नर्सेज एज case manager have responsibility and accountability for the particular group of patients and use a system of critical path derived from standard of care। जो नर्स होती है एज अ केस मैनेजर, जो नर्स वर्क करती है, उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एज अ केस मैनेजर नर्स जो केयर है जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके, और उनका जो कॉस्ट है उसे भी कंट्रोल रख सके। मींस जो एज अ केस मैनेजर जो नर्स वर्क कर रही है उसके अंदर इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली होनी चाहिए कि वो जो केयर का स्टैंडर्ड है उसे भी मेंटेन करे और कॉस्ट को भी कंट्रोल करके रखे। सो केस मैनेजमेंट के अंतर्गत फॉलोइंग टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन। पेशेंट एंड उसकी फैमिली को सेटिस्फाई करना और उनके सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना केस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट डिक्रीज फ्रेगमेंटेशन ऑफ केयर। जो केयर होती हैं उसमें जो जो भी फ्रेगमेंटेशन होते हैं उन्हें कम करना, जो भी स्ट्रेस डिप्रेशन होता है उन्हें कम करना केस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड मेजर आउटकम फॉर अ होमोजीनस ग्रुप ऑफ पेशेंट। और जो नर्स एज अ केस मैनेजर वर्क करती है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्क्राइब कर सके कि उसने क्या ट्रीट किया है, उससे क्या आउटकम आने चाहिए, क्या आउटकम आने वाले हैं, क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। केस मैनेजर जो नर्स होती है उसे ये डिस्क्राइब करते आना चाहिए ताकि पेशेंट और उसकी फैमिली सेटिस्फाई हो सके जो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है। थैंक्स टू ऑल। हमने इस सेशन में, इस वीडियो में जो ट्रेंड्स हैं उनका हाफ पार्ट स्टडी किया है। हाफ पार्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को जो हाफ पार्ट और बचा हुआ है 4 पॉइंट्स उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। इस पार्ट पे हमने 4 पॉइंट्स स्टडी आउट किए हैं। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।